खतरा साबित हो सकता है। जानते हैं पूरी दुनिया में अभी सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, जो दूसरे सभी खतरों का जन्मदाता है? ये है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खौफ के तले चुपचाप जी रही है। कई खबरें हम पढ़ते हैं कि हिमालय से ग्लेशियर गायब हो गए, या अंटार्कटिक में बर्फ पिघल रही है, या कहीं जबरदस्त सूखा पड़ रहा है, या कहीं बाढ़ आ रही है। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग से। एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन एमिशन जिम्मेदार है, और कार्बन एमिशन के लिए सड़कों पर रेंगती करोड़ों ट्रक और बस और कारें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, मकसद था एनवायरनमेंट को ठीक करना। ये चलती है तो पॉल्यूशन नहीं करती, शोर नहीं करती। फील गुड होता है जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। कहा भी जाता है कि ये पर्यावरण को खराब नहीं होने देगी। क्या पर्यावरण को नहीं करेंगी, खराब नहीं करेंगी? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। देखिए, ईवी और नॉर्मल इंजन व्हीकल के टोटल एमिशन को जब कंपेयर किया गया तो पता चला कि ईवी के टोटल कार्बन एमिशन का 46% हिस्सा सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस से आता है, जबकि नॉर्मल इंजन व्हीकल के लिए यह आंकड़ा केवल 26% है। चौंके ना? या वाकई हैरान कर देने वाला फैक्ट है कि एक इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान लगभग 4 टन CO2 निकलता है। यह इतना ज्यादा है कि अगर कम से कम 8 साल तक ईवी चलाई जाए तब जाकर यह 4 टन CO2 एमिशन बैलेंस हो पाएगा। या जब इतना एमिशन निकल रहा है तो क्यों ईवी को इको फ्रेंडली कहा जा रहा है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सच्चाई। आज जानेंगे कि क्या वाकई ईवी पर्यावरण को बचा रही है, या ईवी के नाम पर दुनिया में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। क्या दुनिया में पेट्रोल डीजल की बादशाहत को चुनौती देने के लिए ईवी को एक इको फ्रेंडली ब्रांडिंग के तहत बड़ी चतुराई से दुनिया में लाया गया? क्या इसके पीछे पश्चिमी देशों की एक कॉन्स्पिरेसी है? क्यों ईवी की सप्लाई चेन को टॉक्सिक कहा जाता है? क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी आज दुनिया में पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह बन गई है? यहाँ तक कि कुछ देशों में इससे जाने भी जा रही हैं। ऐसा क्या होता है ईवी की बैटरी में? क्या वाकई ईवी हमारी सभी एनवायरमेंटल कंसर्न का सॉल्यूशन है? इंडिया में ईवी का सिनेरियो क्या है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आप देख रहे हैं कल और आज चैनल। मेरा नाम है विवेक। दुनिया ने ये पाया कि रिसेंट ईयर में दुनिया की कुल CO2 एमिशन का कुल 75% ट्रांसपोर्ट यूरोप से आता है। एशियन इकोनॉमीज में लगभग 800 मिलियन टन CO2 का एमिशन होता है, जिनमें से सिर्फ भारत का योगदान लगभग 300 मिलियन टन से ज्यादा है। भारत में सिर्फ पिछले दशक में अकेले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से CO2 एमिशन में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत में कच्चे तेल के भंडार भी वैसे नहीं है जैसे मिडिल ईस्ट में है। भारत अरबों डॉलर खर्च करता है सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर। इस वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी हर साल बढ़ रही हैं। इसके अलावा भविष्य में देश में कारें, बाइक्स और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी पर्यावरण घोर संकट में है। इसलिए CO2 के बढ़ते एमिशन और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जवाब बनी ईवी। हमने देखा भी कि भारत में पहले इक्का दुक्का कार कंपनीज थी जो ईवी बनाती थी। बहुत साल पहले एक रीवा नाम से छोटी सी इलेक्ट्रिक कार आती थी, लेकिन अब लगभग हर बड़ा प्लेयर ईवी लॉन्च कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार द्वारा ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव योजना को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए बैटरी पावर्स के बेसिस पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा सब्सिडी तय की है। इससे पहले भारत सरकार ने साल 2013 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन योजना यानी MEMME 2020 की शुरुआत की। मकसद था देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देकर नेशनल लेवल पर फ्यूल सिक्योरिटी को हासिल करना। इसके तहत गोल रखा गया कि साल 2020 से हर साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की 6-7 मिलियन यूनिट्स बेची जाएंगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बायर्स को प्रोत्साहित करने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए GST रेट को कम रखा गया और परमिट वगैरह में छूट दी गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल को देश में ही बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया। फिर भारत सरकार फेम इंडिया योजना लाई। इसका भी मकसद ईवी इकोसिस्टम को बूस्ट करना था। सरकार ने अब 2030 तक प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार में 30% वृद्धि और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में 80% वृद्धि हासिल करने के लिए नए टारगेट सेट किए हैं। इन सब योजनाओं की बदौलत भारत में ईवी मार्केट बूम कर रहा है। हाल ही में टाटा और महिंद्रा ने भी अपनी ईवी लॉन्च की है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का ईवी मार्केट दशक के अंत तक $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। देखिए, ईवी की अर्थव्यवस्था बहुत लुभावनी दिख रही है, लेकिन ईवी का एक डार्क साइड भी है जो कि अनदेखा किया जा रहा है। ईवी में
एमिशन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। इसी वजह से यह आम सोच बन गई है कि ईवी नेचर फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। लेकिन यह तब है जब हम केवल एंड प्रोडक्ट यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हैं। हम ईवी बनने की पूरी प्रक्रिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या समस्या छिपी है? सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में हमें एनवायरनमेंट बचा रहे हैं? जब बैटरी चार्ज करते हैं तब क्या एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा? इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड दो प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न, पहला है बैटरियों का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और दूसरा है इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है। नॉर्मल इंजन वाली कार की तुलना में ईवी के फायदे को समझने के लिए हमें प्रोडक्शन के हर स्टेप का बारीकी से एनालिसिस करना चाहिए, न कि केवल फाइबर प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए। देखिए, कार के ढांचे की बात करें तो बॉडी, चेसिस या दूसरे कंपोनेंट लगभग दोनों कारों में सिमिलर होते हैं। एल्युमिनियम और स्टील तथा दूसरे मेटल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि स्टेप में कार्बन एमिशन दोनों कारों में लगभग एक जैसा होता है। ईवी का असली सच तभी सामने आता है जब हम इसके फ्यूल की बात करते हैं, यानी कि इसकी बैटरी की बात करते हैं। ईवी चलती है बैटरी से और बैटरी बनती है रेयर अर्थ मेटल से, और यहीं से ईवी की ग्रीन स्टोरी धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि बैटरी में होता क्या क्या है। देखिए, बैटरी टाटा की हो, मारुति की हो, महिंद्रा की हो, टेस्ला की हो, नॉर्मली ये सभी लिथियम आयन बैटरी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी एक ही तरह से बनी है। प्रत्येक कंपनी का अपना अपना सीक्रेट फॉर्मूला है। फिर भी बेसिक कंपोनेंट्स एक जैसे ही होते हैं, और ये होते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसे अर्थ मेटल्स। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सामान्य ईवी बैटरी को 8 किलोग्राम लिथियम, 35 किलोग्राम मैग्नीज और 6 से 12 किलोग्राम कोबाल्ट की जरूरत होती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या क्या होता है। लिथियम आयन या ली आयन बैटरी में लिथियम से कैथोड और एनोड बनाया जाता है। ये इनके बीच करंट का फ्लो का काम करता है। अब बारी आती है कोबाल्ट। कोबाल्ट का यूज बैटरियों में दो मेन रीजन से किया जाता है। पहला है कोबाल्ट बहुत अच्छी एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करवाता है, मतलब बैटरी सेल जितना अधिक कोबाल्ट का इस्तेमाल करता है उतनी ही अधिक बिजली स्टोर कर सकता है और आपकी गाड़ी उतनी ज्यादा दूर तक जा सकती है, रेंज ज्यादा मिल सकती है। कोबाल्ट का दूसरा फायदा ये है कि कोबाल्ट बैटरी सेल की थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता फिरता बम ना बन जाए और बैटरी ब्लास्ट ना करे, आग ना पकड़े। अब कोबाल्ट के साथ दिक्कत यह है कि कोबाल्ट को एक रेयर अर्थ मेटल्स माना जाता है। नाम से पता चलता है कि यह रेयर है, इस कारण इसे हासिल करना महंगा है। इन मुद्दों के कारण बैटरी मैन्युफैक्चरर को कोबाल्ट की मात्रा कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। यहीं पर एंट्री लगता है निकेल। निकेल अभी सस्ता है और कम रेंज में है। कोबाल्ट बिकता है $30,000 प्रति टन से अधिक, वहीं निकेल लगभग 18,000 से $21,000 प्रति टन मिलता है। बैटरी में एक और चीज इस्तेमाल होती है मैग्नीज। निकेल और कोबाल्ट लिथियम के साथ मिलकर एनर्जी स्टोरेज को बढ़ाते हैं, वहीं मैग्नीज सब कुछ एक साथ और स्टेबल रखता है, यानी यह एक प्रकार से सबको बांधे रखने वाला एलिमेंट है। हालांकि इसका निकेल और कोबाल्ट की तुलना में कम प्रतिशत में इस्तेमाल होता है। मोटा मोटी बैटरी में ये सब यूज होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल कंसर्न ये नहीं है कि क्या इस्तेमाल होता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न तो ये है कि इन सब में मेटल्स की बाइंडिंग कैसे होती है। लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल की माइनिंग ईवी के हर एक निवास पर एक काला धब्बा छोड़ जाते हैं। माइनिंग एक ऐसा फैक्टर है जिससे ईवी का कार्बन फुटप्रिंट नॉर्मल इंजन कार से भी ज्यादा हो जाता है। कैसे? ये स्टोरी जियाज का लिथियम खदान चीन के पश्चिमी सिचुआन प्रांत के टैगोन कस्बे में स्थित है। स्थानीय चरवाहों ने कई बार दावा किया है कि इस खदान से ली की नदी प्रदूषित हो गई है और इसके जहरीले पानी से मछलियां और पानी पीने वाले याक मर गए हैं। मई 2016 में चीन के तागो में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जियाजी का लिथियम खदान द्वारा ली की नदी के प्रदूषण का विरोध करने के लिए सड़कों पर मरे हुए मछलियां फेंकी गईं। इसी तरह चीन की जिन नदी के पानी की क्वालिटी भी खराब हो गई। पता चला कि उसमें जहरीले तत्व हैं। पता चलने के बाद चीन के यूचुन शहर में लिथियम की माइनिंग रोक दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ माइनिंग और चीन तक सीमित नहीं है। इस माइनिंग ने चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देशों में पानी की कमी तक कर दी। ऐसी में देखिए, एक टन लिथियम से लगभग 100 कार बैटरियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक टन लिथियम के प्रोडक्शन के लगभग 2 मिलियन टन पानी की आवश्यकता है। इस बात की गहराई सोच पा रहे होंगे। पानी का एक्सेसिव यूज बैटरी प्रोडक्शन को हद से ज्यादा वाटर इंटेंसिव बनाता है। ये प्रोडक्शन इतना वाटर इंटेंसिव है कि इसने चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया में पानी की भारी कमी कर दी। अकेले चिली में एरिया के 65% पानी का उपयोग लिथियम निकालने के लिए किया गया।
हाल ही में अमेरिका के नेवादा स्टेट में लिथियम परियोजना के कारण भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। इसके कारण विरोध प्रदर्शन भी हुए। वहीं क्यूबा में सैटेलाइट डेटा से पता चला कि जहां-जहां निकेल और कोबाल्ट की खदानें मौजूद हैं, वहां 570 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर जीवन समाप्त हो गया और 10 किलोमीटर से अधिक कोस्टल एरिया प्रदूषित हो गए। भारी प्रदूषण के कारण फिलीपींस को निकेल और कोबाल्ट की लगभग 30 खदानें बंद कर दी पड़ी। इतना ही नहीं, कोबाल्ट की डार्क स्टोरी अफ्रीका के एक देश से भी जुड़ी है। 2021 का डेटा बताता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टोगो पूरी दुनिया की कोबाल्ट का 60 से 70% यूज करता है। दूसरे नंबर पर रूस आता है। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया का लगभग 15% कोबाल्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आर्टिसनल माइनिंग तरीके से निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस में माइनर या खनिज मशीन से नहीं बल्कि अपने हाथों से खदान खोदते हैं और कोबाल्ट निकालते हैं। इन खनिजों को स्थानीय रूप से क्रेशर्स कहा जाता है, लेकिन हाथों से कोबाल्ट निकालना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। साथ ही ये खदानें खतरनाक होती हैं और प्रदूषणकारी भी होती है। यहाँ जहरीले केमिकल और गैसों के संपर्क में आने से कई बीमारियां घेर लेती हैं, यहाँ तक कि कई जानें जा चुकी हैं। वर्तमान में ये अनुमान लगाया गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1,40,000 से 2 लाख तक की संख्या में क्रेशर्स काम करते हैं और उनमें से अधिकांश हर दिन $10 से भी कम कमाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ मानव अधिकार और श्रमिक अधिकार है ही नहीं, और ये लोग इतनी कठिन सिचुएशन में काम करते हैं या अपनी जान तक देते हैं ताकि आप ईवी में बैठकर पर्यावरण को बचा सकें। ये बात वैसी ही है जैसे हजारों पेड़ काटकर उनसे पेजों की कॉपियां बनाई गई और कॉपियों में लिख दिया गया सेव टू ट्री, सेव टू ह्यूमन। गजब आइडिया है। एक बात और है, बैटरी की लाइफ जब खत्म हो जाती है तब उसे फेंक दिया जाता है या लैंडफिल में दफन कर दिया जाता है, या ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, इससे और ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट पड़ता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि बैटरी को इतनी क्वांटिटी में बनाने की क्या जरूरत है? बैटरियों को रिसाइकल भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल सही। करेंटली जापान की कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे निसान बैटरियों का रीयूज करती है। इसी तरह वॉक्सवैगन और रेनॉल्ट ने भी बैटरियों के लिए रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किए हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान में दुनिया की कुल बैटरियों का केवल 5% ही रिसाइकिल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरियों को रिसाइकिल करने की प्रोसेस बहुत लंबी भी है और महंगी भी है। बैटरी को बनाने की प्रोसेस एनवायरनमेंट के साथ साथ बड़े पैमाने पर खेल रही है, लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। बैटरी